अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। सिटी न्यूज़ के प्रोग्राम एक दिन एक शख्सियत के एक और एपिसोड के साथ आपका मेज़बान मोहम्मद कामरान सईद हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं असिस्टेंट कमिश्नर सदर फैसलाबाद जनाब उमर मकबूल साहिब से, और आज हम उनकी रिहाइशगाह पर मौजूद हैं। आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं उमर मकबूल साहिब से। अस्सलामुअलैकुम सर। सर कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जी, अल्लाह का शुक्र है। सर, गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ सवालात से। सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि आपका बचपन कैसा गुज़रा? मेरा मतलब ये है कि हर बच्चे की एक शख्सियत होती है, तो बचपन में आप किस तरह के मिजाज के हामिल थे? बचपन जो है लाहौर में गुज़रा, और बहुत ज़्यादा खेल कूद के अंदर और स्पोर्ट्स के अंदर बहुत इन्वॉल्वमेंट थी। और मतलब खेल जो था ना, वो मतलब बचपन का एक जुनून था, और उसमें पतंगबाजी भी शामिल थी। लाहौर के अंदर रहते थे, बिल्कुल। और क्रिकेट, ये दो जो थे ना, वो पैशन थे बचपन में। ठीक है। तो शरारतें वगैरह किया करते थे? वालिदैन को तंग करने वाले बच्चे थे या फिर बहुत यानी समझदार और बातें मानने वाले बच्चे थे? बस देखें, वो बचपन ही नहीं जिसमें बंदा सारी बातें माने। बिल्कुल। तो कुछ बातें मान ली, कुछ रातें कर ली, वो मिक्स ही जो है ना, वो बचपन रहा। सही। तो हर बच्चे का एक ख्वाब होता है, मैं बड़ा होकर ये बनूंगा, तो आपका क्या ख्वाब था? मेरा जो इंटरेस्ट बचपन में था, वो इंजीनियरिंग का था, क्योंकि मेरे फादर भी इंजीनियर थे। सही। तो उसको मैंने, खैर अल्लाह का शुक्र है, वो अटेन भी किया, और केमिकल इंजीनियरिंग की। ये मतलब जो था वो बचपन के अंदर तो यही ख्याल था। ओके, ठीक है। यानी कि आपने जो आपका गोल था वो आपने अचीव किया, केमिकल इंजीनियरिंग। ओके, माशाल्लाह। अच्छा सर, तालीमी करियर के हवाले से बताइए कि आपने ज़ाहिर है कि तालीमी करियर में एक डायरेक्शन होती है, वो आपकी बचपन से ही थी। तो क्या ये किसी ने आपको इस हवाले से गाइड भी किया था कि आपने इस तरफ आना है, या फिर आप अपनी मर्ज़ी से जो है केमिकल इंजीनियर बनना चाहते थे? और अगर बनना चाहते थे तो क्यों बनना चाहते थे? देखिए, इसके अंदर सिर्फ मेरा जो एम था, वो बचपन में तो यही था कि जी सिर्फ मैंने इंजीनियरिंग करनी है। तो मतलब उस तरह पढ़ते भी गए, अल्लाह का शुक्र है, वो तमाम क्लासेस भी जो है वो अच्छे स्कोर से, ग्रेड्स के साथ जो है पास होती गई। और जब इंजीनियरिंग का जब टाइम था, उससे पहले तो मतलब मुख्तलिफ फील्ड का नहीं पता था। उसके बाद जब हमने अप्लाई किया यूनिवर्सिटी में, और उस वक्त तक 3-4 जो इंजीनियरिंग्स थी, जो फैकल्टीज़ थी जो जहन में थी, तो उन्हीं में से एक में जो है वो एडमिशन भी हो गया, और उसको कंटिन्यू भी किया। ठीक है। अच्छा, सिविल सर्विसेज में आने से पहले आप इंजीनियरिंग में थे, ज़ाहिर है कि आपने उसको अपनी डिग्री को परसू किया। उसके बाद आप हेल्थ डिपार्टमेंट में रहे। तो हेल्थ डिपार्टमेंट से मुताल्लिक जो है मैं आपसे सवाल ये करना चाहूँगा, क्योंकि आजकल जो है एक बहुत बड़ा जो आलमी वबा है जो हमारे लिए इशू बनी हुई है, पूरी दुनिया के लिए बल्कि है। तो हेल्थ डिपार्टमेंट में आपका एक एक्सपीरियंस है, उसके हवाले से तो कुछ हमारे नाजरीन को भी बताइए कि आप इस डिपार्टमेंट से मुताल्लिक आवाम से क्या चाहते हैं, यानी जो हेल्थ डिपार्टमेंट के लोग होते हैं वो आवाम से क्या चाहते हैं? अच्छा, एक्चुअली मैं जब हमने कंपटीशन के एग्ज़ाम्स क्लियर किए, उसके बाद जो पहली पोस्टिंग जो थी वो हेल्थ डिपार्टमेंट में ही। और मेरा चूँकि किसी हॉस्पिटल में तो पोस्टिंग नहीं थी, हमारा काम था जो मैनेजमेंट का, और जो एचआर आप कह लें कि जी पूरे जो हमारे या सूबे का जो एचआर की पोस्टिंग ट्रांसफ़र्स और उनकी प्रमोशंस और उनकी मीटिंग्स और उनके इश्यूज़ का। तो मैं उस टीम का एक पार्ट था। तो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और उसके अंदर जाके ये देखा कि हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट जो है वो जो हमारे आम लोगों की परसेप्शन थोड़ी सी मुख्तलिफ है एक्चुअली में। जितने हमारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, तो हमारा वहाँ का स्टाफ, हमारे डॉक्टर्स जो हैं वो कितनी मतलब जो है अपना जान लगा के अपनी पर्सनल चीज़ों को सेक्रीफाइस करके काम कर रहे होते हैं। और इवन आजकल देखें कि जो कोरोना का जो मतलब अभी पूरा चल रहा है सीज़न, 1 साल होने को है। तो इसके अंदर देखें कि वही हमारे मतलब फ्रंट लाइन जो 3-4 डिपार्टमेंट्स हैं, उसमें से एक वो है कि जो आपको डील कर रहे हैं, जो आपको तंदुरुस्त कर रहे हैं। तो मतलब हमें उनको बिल्कुल उनकी जो खिदमात को कभी भी नहीं भूलना चाहिए। सर, बात की जाए अगर सेहत की, तो पाकिस्तान में जो है हमेशा से इस शोबे को जो है ना शक की नज़र से देखा गया है, और बिलखुसूस जब से कोरोना आया है
तो एक अजीबो-गरीब सा जो है ना वो लोगों के ज़हनों में एक कह लें कि गलतफ़हमियाँ कह सकते हैं उसको, कि यानी डॉक्टर्स जो हैं वो कोई इंजेक्शन लगा देंगे, ठीक है। पहले जब ये कोविड की फ़र्स्ट जो वेव आई थी उसमें ये था कि हॉस्पिटल में गए तो कोरोना में डाल के इंजेक्शन लगा देंगे, मार देंगे या कुछ इस तरह करेंगे। अब ये जो सेकंड और थर्ड वेव आई है स्पेशली, इसमें जब वैक्सीन आ गई है तो वैक्सीन से मुतालिक लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि जनाब ये इसमें कोई ऐसी चीज़ ना हो जिससे रिएक्शन हो जाए, तो इसकी क्या हकीकत है? देखें, मतलब मेरा तो इसके अंदर अगर मैं शॉर्ट बताऊं तो ये लोगों के अंदर जो अवेयरनेस की कमी है, ठीक है। और जिन लोगों को ये कोविड हुआ और उनके जो है प्यारे वो दुनिया से गए, तो उनको इस चीज़ का बखूबी मतलब पता है कि जी ये कैसी वबा है, इसकी हकीकत क्या है। और इसके अलावा वो लोग जिनकी वैक्सीन हुई है और वो अभी तक जो है वो अल्लाह का शुक्र इससे बच गए हैं, या इन फ्यूचर भी वो बचे रहेंगे, उनको इसकी अफादियत का पता है। तो ये जो बुनियादी तौर पे इसको आप कह लें कि जी लैक ऑफ अवेयरनेस, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन है। लेकिन मेरा ख्याल है कि मीडिया ने इसमें काफ़ी रोल प्ले किया, अच्छा रोल प्ले किया, लोगों को बताया भी। तो लेकिन अभी जो है ना विद द पैसेज ऑफ टाइम लोग जो है जो पहले इसको डिनाई कर रहे थे, तो वो अब इस चीज़ को चूँकि मान गए, क्योंकि एक साल तो गुजर गया है और कितना नुकसान मतलब जो हुआ, तो उससे जो है तमाम चीज़ें क्लियर है सबके सामने। अच्छा, आप असिस्टेंट कमिश्नर ओकाड़ा भी रहे, ठीक है। उसके बाद असिस्टेंट कमिश्नर फैसलाबाद पिछले साल आपकी तैनाती हुई, और ये वो सारा दौर है जिसमें जो है कोविड की सिचुएशन बहुत ज़्यादा रही है, शिद्दत रही है कोविड की, ज़ाहिर है। तो कैसे आपने अपने तौर पे मैनेज करने की कोशिश की, अपने इख्तियार में जो कुछ आपके था, क्या आपकी हिकमत अमली थी और उसके क्या नताइज अभी तक जो हैं सामने आ रहे हैं? मैं जब ओकाड़ा में था तो उस वक़्त तो अभी इलेक्शंस हुए थे, हमने वहाँ पे इलेक्शंस करवाए और गवर्नमेंट जो है उसके बाद बनी, तो उसके अंदर तो पूरा फोकस वही था अभी। तो अभी जब फैसलाबाद पोस्टिंग हुई तो उस वक़्त जो था ये हम कोविड आ गया मार्च में, उसके बाद जो है यहाँ पे डीसी साहब जो हमारे हैं उनकी जो टीम थी, जो टीम लीडर है, उन्होंने मतलब जो है जिस तरह चीज़ों को मैनेज करवाया, और अल्लाह का शुक्र है कि फैसलाबाद के अंदर जो बाकी शहरों के जो बड़े शहर हैं जिस तरह वहाँ पे नुकसान हुआ, वो चाहे माली था या जानी था, क्योंकि फैसलाबाद यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ का हब भी है। तो जो मतलब डीसी साहब ने जिस तरह की यहाँ पे पॉलिसीज़ और जो अपनी हिकमत अमली अपनाई, उससे जो है हमने बहुत सी चीज़ें सीखी कि अपने मिनिमम रिसोर्सेज के अंदर आपने लोगों को किस तरह फैसिलिटेट करना है, और आपने अपना जो टास्क है उसमें अपनी लिमिट से बढ़ के किस तरह काम करना है। तो काफ़ी जो है हमने अपनी मैनेजरियल स्किल्स को इम्प्रूव किया इधर। सही। तो अब जबकि तीसरी लहर जो है वो बहुत ज़्यादा शिद्दत के साथ हमलावर हो चुकी है, और काफ़ी ज़्यादा हुकूमत की तरफ से भी सख्ती देखने में नज़र आ रही है कि मास्क पहना जाए और सारा कुछ, लेकिन इसके बावजूद देखने में आ रहा है कि मार्केट्स कुछ ऐसी हैं, बल्कि अक्सरियत जो है वो जहाँ जिसका दाव लगता है वो दुकानें खोल के बैठा हुआ है और मास्क के बगैर भी ख़रीदारी हो रही है। तो इसकी क्या वजह है कि मुकम्मल तौर पे आप उसको क्यों नहीं कंट्रोल कर पा रहे? देखिए, इसके अंदर ये है कि अभी यहाँ पे मुख्तलिफ एरियाज़ हैं, मुख्तलिफ स्ट्रीट्स हैं, मतलब कुछ जो है हैं, जो उनके हर एक शॉप तक किसी की भी रसाई जो है वो मुमकिन नहीं है। हमारा सिर्फ जो मकसद है कि मैक्सिमम अपना यहाँ पे जो है वो पोटेंशियल अप्लाई करें। अब एक दुकान के बाहर तो कोई सरकारी बंदा या कोई ऑफिसर या कोई स्टाफ खड़ा नहीं रह सकता। तो इसके अंदर लोगों की पार्टिसिपेशन, उनकी उसको जो है जिम्मेदारी वो बहुत ज़रूरी है। लेकिन इससे बहुत बेहतरी आई भी है, लेकिन कुछ लोग जो हैं वो अच्छा सर, पुलिस सबसे पहले इनकाउंटर तो पुलिस का ही होता है उनके साथ, यानी जो भी दुकानें वगैरह हैं, तो देखने में ये भी आता है कि बाज़ औक़ात पुलिस वाले ही जो हैं वो इस तरह के मामलात में हो जाते हैं कि वो उनको रियायत दे देते हैं किसी ना किसी तरह। तो इसका क्या हल है? पुलिस डिपार्टमेंट क्या आपकी नहीं, लेकिन मेरा ख्याल है कि मतलब हमारा भी काफ़ी एक्सपीरियंस हो गया अब तो नौकरी में। तो फैसलाबाद की पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन बोथ जो है ना वो एक पेज पे है। पुलिस का रिस्पांस बहुत अच्छा है, पुलिस बढ़ के काम कर रही है,
हमें आज तक कभी कोई पुलिस के कई एंगल से कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि जी जिसमें आपका जो जिस तरह आप कह रहे हैं कि परसेप्शन है, ऐसा नहीं है। पुलिस और जो है हम लोग मिल के जो है ना वो इसके अगेंस्ट जो काम कर रहे हैं और बड़ी अच्छी इक्वेशन चल रही है। सही, ठीक है। तो अभी जो वैक्सीनेशन है अगर उसकी बात की जाए तो उसका आप हमारे प्रोग्राम के तवस्सुत से आप ये भी आवाम को बता दीजिए कि क्या तरीक़ेकार है उसका, पहली स्टेज में किसको लगाई जा रही है और क्या उसका जो है पूरा प्रोसीजर अगर आप बता दें। देखिए जो अभी वैक्सीन मतलब स्टार्ट हुई इसके अंदर तो ये था कि हमारे पास जो वैक्सीन की 2 डोजें लगनी हैं। पहली डोज़ के 21 दिन बाद सेकंड डोज़ आपको इंजेक्ट होगी, ये इंजेक्शन है। इसके लिए जो हमें कोड्स रिसीव होते हैं और पहले फ़ेज़ में जो है वो 80 प्लस ईयर्स के जो थे लोग उनको यहाँ पे वैक्सीन लगाई गई है। ये विद द पैसेज ऑफ टाइम ये एज लिमिट जो है रिड्यूस कर रहे हैं ताकि यहाँ पे जो है वो सबको आए, क्योंकि देखिए ये जो वायरस था इसका पहला जो था वो हमला उन लोगों पे था जिनकी इम्यूनिटी वीक थी या जिनकी एज जो थी वो ज़्यादा थी। तो इसमें प्रेफर भी ये किया गया कि जिनकी एज ज़्यादा है वहाँ से स्टार्ट करें और इसको नीचे की तरफ हम जो है वो लेकर आएँ। तो हमारा जो है वो अब लोगों की फैसलाबाद में डोज़ 2 भी स्टार्ट हो चुकी है। तो इसमें देखें कुछ ना कुछ शिकायतें मिलती हैं कि जी किसी को प्रोटोकॉल नहीं मिला, कोई खड़ा रह गया। तो ये देखें ये मुश्किल वक्त है, इसके अंदर हमें शिकायतों की बजाय मिलजुल के वो काम बिल्कुल मिलजुल के काम करना पड़ेगा। नाज़रीन, वक्त हुआ है एक ब्रेक का, इंशाल्लाह इसके बाद गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। मिलते हैं ब्रेक के बाद।